Hello and welcome. Welcome to the fifth and the last learning session of this chapter, which is chapter number 1 of algebra, linear equations in two variables. In our first learning session, we had looked at the meaning of each and every term given in the title of the chapter. What is the meaning of equation? What is the meaning of linear equation? What is the meaning of variables? What is the meaning of constants? So on and so forth. After understanding the meaning of each and every term given in the title of the chapter, we looked at a special type of साइमल्टेनियस इक्वेशंस. व्हाट वाज दैट स्पेशल टाइप? फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ मल्टीप्लाइड है वो सेम नंबर सेकंड इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाइड होगा. फर्स्ट इक्वेशन में जो y के साथ मल्टीप्लाइड है वो सेम नंबर सेकंड इक्वेशन में x के साथ मल्टीप्लाइड होगा. सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन जिसके लिए एक स्पेशल मेथड था ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एक नया इक्वेशन मिलेगा. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक नया इक्वेशन मिलेगा. और जो दो नए इक्वेशंस मिले वापस उनको ऐड कर दो और तुम्हें एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा. उस वेरिएबल को वापस किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द answer for the second variable, right? So that was a special method for special type of sums. Then we looked at two more methods. One was graphical method using graphs. How can we solve the two simultaneous equations? And the second method was Cramer's rule. Cramer के formulas होते हैं, उसमें d फाइंड आउट कर लो, dx फाइंड आउट कर लो, dy फाइंड आउट कर लो. फॉर्मूला यूज करके बहुत इजीली आसानी से यू गेट x एंड y. सो दैट वाज क्रेमर्स रूल्स. देन इन आवर लास्ट लर्निंग सेशन वी हैड स्टार्टेड लुकिंग एट वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? वो कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा ऑब्जेक्टिव. वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम ऑब्जेक्टिव in today's learning session as well. Okay, so what was the objective? Students will be able to solve word problems based on linear equation in two variables. We're going to continue with the same objective. Also in the last learning session हमने first, third, fourth और fifth problem solve कर लिया था practice set 1.5 का. We're going to solve the remaining two. कौन से बच गए थे? Second and the sixth one. Those two we're going to solve in today's learning session. Okay, so let us look at the सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट. तो यहाँ पे लिख दिया आई एम अ ट्राइंगल. उसके सारे साइड्स के वैल्यूज दे दिए. ओके, ऊपर वाले साइड का वैल्यू है 2x + y + 8. दिस इज 4x - y. दिस साइड इज 2y एंड दिस साइड इज x + 4. ओके, सारे साइड्स के वैल्यूज दे दिए. फर्स्ट थिंग दे आस्किंग यू टू डू इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. ओके, x एंड y फाइंड आउट कर लो. और फाइनली दे आस्किंग यू टू फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप बिकॉज इट इज टू फाइंड x एंड y. तो x एंड y फाइंड आउट करने के लिए बिकॉज दीज आर टू वेरिएबल्स, टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यू शुड हैव टू इक्वेशंस. उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y आ जाएंगे. तो पहले दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे. तो इसको देख के तुम लोग कैसे दो इक्वेशंस बना सकते हो? हाउ विल यू मेक टू इक्वेशंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पार्ट? आई विल गिव यू अ हिंट. समथिंग इज रॉन्ग विद दिस रेक्टेंगल. कैन यू पॉइंट आउट व्हाट इज रॉन्ग इन दिस रेक्टेंगल? आई विल गिव यू अ फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट इट. ओके, what is wrong about this rectangle? You all know in a rectangle opposite sides are equal, right? Opposite sides equal होने चाहिए. तो अगर ऊपर वाला साइड 2x + y + 8 है तो नीचे भी 2x + y + 8 होना चाहिए. अगर समझो लेफ्ट साइड वाला साइड 2y है तो राइट साइड वाला भी 2y होना चाहिए. बट यहाँ पे x + 4 लिखा है. तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. तो इक्वल होना पड़ेगा तो उसमें से इक्वेशन लिख सकते हैं, isn't it? So first you start your solution by saying opposite sides of a rectangle are equal. Okay, hence तुम क्या लिखोगे? पहले दोनों के लेंथ्स इक्वल लिख दो. So 2x. Okay, I think I'm writing very small. Write it a little bigger. So you say 2x + y + 8 इज इक्वल टू नीचे वाला साइड 4x - y. सारे x के टर्म्स एक तरफ, y के टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक 4x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई एम गोइंग टू टेक -y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वेयरएज ये जो +8 है उसको मैं राइट साइड ले लूंगा. ओके, सो हियर आई ऑलरेडी हैड 2x + 4x, यहाँ पे आके -4x हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास +y था, राइट? -y यहाँ पे आके +y हो जाएगा. यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बचा, बट यहाँ पे जो +8 है वहां पे जाके -8 हो जाएगा, राइट? सो 2x - 4x -2x +y +y +2y इज इक्वल टू -8.
यू कैन कीप दिस एज इट इज और यू कैन रिड्यूस इट फर्दर ताकि तुम्हारे नंबर्स छोटे हो जाए. व्हाट यू कैन नोटिस इज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2. सारे के सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं. सो उसको यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय 2. उससे तुम्हारे नंबर्स छोटे हो जाएंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. ऑल्सो व्हाट यू कैन नोटिस इज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है. सो 2 माइनस साइन, एक प्लस साइन. So if you want to reduce a minus sign, instead of dividing through out by 2, तुम divide through out by -2 कर लो, तुम्हारे माइनस साइन भी कम हो जाएंगे. So I'll write dividing throughout by -2, right? -2 से डिवाइड कर लो. So let me write that equation again. Minus 2x plus 2y is equal to -8. So divide by 2x, divide by 2x, divide by 2x. So minus minus cancel, 2 cancel, minus यहाँ पे minus cancel नहीं होगा, okay? Plus divide by minus यहाँ पे minus आ जाएगा, but 2 cancel हो जाएगा. यहाँ पे भी minus minus cancel, 2 1s are 2 4s are. So what are you left with? You're left with यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस डिवाइड बाय माइनस, यहाँ का माइनस कैंसिल नहीं हो डिनोमिनेटर का, बराबर. सो प्लस डिवाइड बाय माइनस, प्लस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है, माइनस. तो माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल हो गया था तो ऊपर से 4 बचेगा. सो x माइनस वाई इक्वल टू 4. दिस इज योर इक्वेशन 1. तो तुमने लेंथ्स को इक्वल बता के फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सिमिलरली यू विल शो द ब्रेथ्स आर आल्सो इक्वल एंड उससे तुम्हें सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, राइट. सो ब्रेथ्स इक्वल यानी 2y is equal to x plus 4, right? यहाँ पे जो 2y है that will be equal to x plus 4. Again what you can do is 2y को राइट साइड में लेके जाओ एंड 4 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ. तो प्लस 4 यहाँ पे आके -4 हो जाएगा. यहाँ पे ऑलरेडी x था, ये 2y राइट साइड में जाके -2y हो जाएगा. सो मैं वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लिखूंगा, कांस्टेंट को राइट साइड में. सो x -2y is equal to -4 is equal to -4. This is your equation number 2. Now you all can solve these two equations, right, using Cramer's rule or substitution method that you studied in 9th standard. दोनों में से किसी भी मेथड को यूज करके you can solve first and the second equation and you will get the values of x and y. So the solving part I am leaving to you, okay. Solving equations, that is for practice. Okay, so that you all will do by yourself and finally you will get the answer as x equal to 12 and y equal to 8. Let me just cross check that one more time. Yes, that is correct. Okay, x minus y equal to 4 and x minus 2y is equal to -4. इन दोनों को सॉल्व करके तुम्हें आंसर आ जाएगा x equal to 12, y is equal to 8. That you have to solve by yourself and get that. I am trusting you all to do that calculation by yourself. So once that is done, next क्या है, find the values of x and y तो कर लिया. अभी हमें पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. पेरीमीटर यानी क्या, सारे साइड्स के लेंथ्स को ऐड करके जो वैल्यू आता है दैट इज पेरीमीटर. सो इफ अ ट्राइंगल यू ऐड द लेंथ्स ऑफ ऑल 3 साइड्स you will get the perimeter. If it's a quadrilateral, quadrilateral means 4 sides वाला figure, so it could be a rectangle, rhombus, square, etc. If you want to find the perimeter, जितने भी sides है उनको add कर दो, that is your perimeter. Then area क्या होता है rectangle का, rectangle's area is length into breadth, right? So तुम्हें length into breadth करना है. So उसके लिए पहले तुम्हें length भी पता होना चाहिए, breadth भी पता होना चाहिए. तुम्हें पता है क्या? No, तुम्हें अब तक सिर्फ x और y का वैल्यू मिला. You don't know the value of length and breadth, right? So first find length and breadth and then you can use the formula to find perimeter and area. So let us find the length and breadth first. Length क्या होगा, या तो तुम 2x plus y plus 8 ले लो या तो 4x minus y, दोनों में से कोई भी ले लो. It is going to be same. इन दोनों को इक्वल करके हमें x और y का वैल्यू मिला है. तो या तो तुम इसको कंसिडर करो या तो इसको कंसिडर करो, दोनों सेम ही आने वाला है. सो लेट अस कंसिडर 4x minus y. Okay, 4x minus y.
तो 4x, तो 4 इंटू एक्स के जगह पे 12 डाल दो, माइनस y, y के जगह पे क्या डालोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 8. नाउ कैलकुलेट दिस, 4 2 is 8, 4 1 is 4, right, minus 8, that will be 40. So length का वैल्यू तुम्हें आ गया. Similarly you have to find breadth. Okay, so breadth that is equal to 2y है यहाँ पे, तो 2y ले लेते हैं, x plus 4 भी ले सकते हो, सेम आंसर आएगा. So 2 into y, y क्या है 8, so 2 into 8 that is equal to 60. तो लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया. Now you can start finding perimeter and area. पेरीमीटर का या तो तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, और यू कैन जस्ट ऐड, सबको ऐड कर दो. सो 2 बार लेंथ ऐड हो जाएगा, लेंथ प्लस लेंथ, ये 2 लेंथ है, ये प्लस ये, तो लेंथ प्लस प्लस ब्रेथ 4 बार ऐड कर दो चारों साइड. ओके, तो मैंने क्या किया, चारों साइड्स को मैं ऐड कर रहा हूँ बस. तो व्हाट इज आवर लेंथ, लेंथ इज 40, सो 40 प्लस 40 लेंथ हो गया, ब्रेथ क्या है 16, तो 16 प्लस 16, ये जो कुछ भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 6 विल बी 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 इज 2, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 11. ये कितना होगा, तुम्हें इसका यूनिट पता है क्या, यूनिट नहीं पता, तो पेरीमीटर लेंथ वाला यूनिट होता है, तो यूनिट लिख दो, यूनिट्स. सिमिलरली एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, सो व्हाट इज आवर लेंथ 40, breadth is 16, so 40 into 16, so 4 6 is 24, 2 carry forward, 4 1s are 4, 5 6 and 1 0. यहाँ पे तुम यूनिट्स लिखोगे या कुछ और लिखोगे. सी एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो यूनिट स्क्वायर लिखोगे. सो यूनिट स्क्वायर. ओके, सो पेरीमीटर का जो यूनिट है वो यूनिट लिख दोगे, एरिया का यूनिट स्क्वायर लिख दोगे, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, लेंथ हमेशा उसका पावर 1 होता है. ओके, सो वी आर डन फाइंडिंग द पेरीमीटर एंड द एरिया. व्हाट इज लेफ्ट, फाइनल आंसर. सो हियर यू विल पुट योर फाइनल आंसर. ओके, दैट आल्सो आई एम ट्रस्टिंग यू ऑल टू डू बाय योरसेल्फ. तो फाइनल आंसर में x का वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि x और y का वैल्यू पूछ रहा था, तो x का वैल्यू आना चाहिए, y का वैल्यू आना चाहिए, एंड देन फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया. द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज जो कुछ भी आया, एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज जो कुछ भी आया. ऑल ऑफ दैट शुड बी इन योर फाइनल आंसर. उसको पेंसिल बॉक्स में तुम्हें डालना है. सो दैट्स योर सम, एंड इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइनल आंसर ढूंढना, दैट आल्सो आई एम ट्रस्टिंग यू ऑल टू डू बाय योरसेल्फ. यू कैन यूज क्रेमर्स मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. आई थिंक सब्स्टिट्यूशन विल बी मच इजियर ओवर हियर, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. सो दैट इज योर सम नंबर 2. ओके, so we are done with the second sum as well. Now we are only left with the last sum, which is the 6th sum. Okay, first let us read the question, and while reading it for the first time I'll just get a sense of the problem कि problem में हो क्या रहा है. Okay, so I'll read it first. Out of 1900 kilometers or 1900 kilometers, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 kilometers per hour, and the average speed of aeroplane is 700 kilometers per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. Okay? So जब फर्स्ट टाइम तुम रीड करते हो कोई भी क्वेश्चन, तुम्हें बस पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है. तो एकदम डिटेल में नहीं एकदम डिटेल में नहीं पता चला तो भी ठीक है, बट यू शुड गेट अ सेंस कि हो क्या रहा है प्रॉब्लम में. तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम में, समझो यहाँ से मुझे कोई हिमाचल वाले गाँव में जाना होगा. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ मुंबई से दिल्ली तक एक फ्लाइट ले सकता हूँ, बट दिल्ली से हिमाचल जाने के लिए मुझे बस लेना पड़ेगा. तो कुछ डिस्टेंस मैंने एरोप्लेन में ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस मैंने बस में ट्रैवल किया होगा जब मैं मुंबई से उस हिमाचल वाले गांव में चले जाऊंगा. राइट, समथिंग सिमिलर हैज हैपेंड विद विशाल ओवर हियर. ओके, 1900 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना था. थोड़ा सा ट्रैवल उसने एरोप्लेन में किया, थोड़ा सा ट्रैवल बस में किया. दोनों के स्पीड्स अलग अलग होने वाले हैं, बराबर.
तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितना टाइम लगा उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, टोटल 5 घंटे लगे, तो वो भी हमें पता है. सो पूछा क्या क्वेश्चन में, राइट. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू टेक वेरिएबल्स, अज्यूम वेरिएबल्स. अज्यूम वेरिएबल्स के लिए कहां से हिंट लेते हैं हम कि पूछा क्या क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस. विशाल ने बस में से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये हमें पूछा है, राइट. सो व्हाट विल बी योर वेरिएबल, एक एक्स को हम वो ले सकते हैं. लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल बी एक्स. वाई क्या लेंगे, सो बस से एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको वाई ले लेंगे, बराबर. सो दोज विल बी आवर variables. So let us first assume our variables. Let Vishal travel x kilometers by bus and y kilometers by aeroplane. Okay, first step is done. हमने वेरिएबल्स अज्यूम कर लिए. उसके बाद क्या स्टेप होता है, हमें कंडीशंस में से इक्वेशंस बनाने होते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर या फिर 1900 किलोमीटर है. तो अगर टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है तो बस से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस एरोप्लेन से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों को मिला के 1900 आ जाना चाहिए. क्लियर है. टोटल डिस्टेंस 1900 है तो बस से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और एरोप्लेन से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया दोनों को ऐड करके 1900 आना चाहिए. सो दैट विल बी योर फर्स्ट कंडीशन. फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन x plus y is equal to 1900. That's your equation number 1. क्लियर है. अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो दोनों के स्पीड दे दिए. बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एरोप्लेन विद 700 किलोमीटर पर आवर और टोटल टाइम 5 आवर्स लगे. तो ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया है स्पीड में, सॉरी इंफॉर्मेशन दिया है टाइम में कि टोटल 5 घंटे लगे हैं, बराबर. और जो दो वैल्यूज दिए वो तुम्हें टाइम में नहीं दिया. ऐसा नहीं बोला कि बस को इतना टाइम लगा और एरोप्लेन को इतना टाइम लगा. वो बोलने के बजाय उन्होंने स्पीड दे दिया, राइट. इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, राइट. सो तुम्हें पता है कैसे होने वाला है, यू नो कि इक्वल टू के राइट साइड में तो 5 होने वाला है क्योंकि तुम्हें पता है कि टोटल 5 घंटे लगे. तो बस में कितना टाइम लगा और एरोप्लेन में कितना टाइम लगा उन दोनों को मिला के तुम्हें 5 घंटे मिलने वाले हैं. तो यहाँ पे बस में कितना टाइम मिला है इसका तुम्हें फाइंड आउट करना है और तुम्हें एरोप्लेन में कितना टाइम लगा वो तुम्हें फाइंड आउट करना है. अगर तुमने ये दो फाइंड आउट कर लिया तुम यहाँ पे पुट करके दोनों को ऐड करके इक्वल टू 5 बता सकते हो. ये कैसे पता चला मुझे, वाई, बिकॉज क्वेश्चन में दिया था टोटल 5 आवर्स लगेंगे. इफ आई नो टोटल 5 आवर्स लगेंगे तो इक्वल टू 5 आ जाएगा. बी इक्वल टू 5 है तो दोनों क्या दो चीज ऐड करके 5 आने वाला है. बस में जितना टाइम लगा और एरोप्लेन में जितना टाइम लगा उन दोनों को ऐड करके मुझे 5 आने वाला है. बट ये हमें नहीं पता, दोनों में से कुछ भी नहीं पता हमें. हम लोग को टाइम देने के बजाय लोग ने क्या किया, हम लोग को स्पीड दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर 700 किलोमीटर पर आवर. तो ये स्पीड से हमें टाइम को निकालना पड़ेगा. स्पीड में से हमें टाइम निकालना पड़ेगा. ओके, स्पीड में से टाइम निकालो, टाइम को ऐड करके इक्वल टू 5 कर लो. सो सेकंड जो हमारा कंडीशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सीधा सीधा बताया नहीं हमें. बाकी के सारे सम्स में काफी इजी होते थे कंडीशंस में से इक्वेशन लिखना. यहाँ पे तुम्हें एक बीच में स्टेप करना पड़ेगा कि स्पीड में से पहले टाइम निकालो, टाइम को ऐड करके फिर बाद में 5 आ जाएगा. ओके, सो लेट अस डू दैट. स्पीड के बारे में हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, विच फॉर्मूला डू वी नो? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और हमें निकालना क्या है उसमें देखा था हमने, राइट. हमें टाइम निकालना है तो मैं टाइम को यहां पे ले लेता हूं, स्पीड को वहां पे नीचे लेके जाता हूं. ओके, हेंस आई विल राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस वैसे के वैसे रहेगा अपॉन स्पीड. यहां पे नीचे आ जाएगा तो स्पीड. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ पार्टीशन ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो अगर स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया तो टाइम को यहाँ पे ले लो, स्पीड को वहां पे ले लो, तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. अभी तो मेरे पास टाइम का फॉर्मूला भी है, राइट. सो डिस्टेंस, सॉरी, टाइम
टेकन टू ट्रैवल इन बस, टाइम टेकन टू ट्रैवल इन बस कितना हो जाएगा? टाइम टेकन टू ट्रैवल इन बस, बस में ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, हमने x लिया, बस के लिए हमने x लिया, तो डिस्टेंस तो x हो गया, डिस्टेंस तो x हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड, बस का स्पीड क्या है 60, तो यहाँ पे x अपॉन 60, और इसका यूनिट क्या होगा? किलोमीटर्स पर आवर, राइट? ये स्पीड क्या है, तो टाइम कितना होगा? आवर्स में होगा, तो ये 6x अपॉन 60 आवर्स हो गया। Okay. Similarly, I'll find time taken to travel in aeroplane. Time taken to travel in aeroplane. सेम फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस हमने y अज्यूम किया था, एरोप्लेन से y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सो y डिवाइडेड बाय स्पीड, एरोप्लेन का एवरेज स्पीड क्या है? 700, सो डिवाइड बाय 700 आ जाएगा, इसका यूनिट होगा आवर्स। क्लियर है? तो टाइम टेकन बाय बस भी मिल गया, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन भी मिल गया, राइट? ये कहां से मिला? हमें स्पीड के फॉर्मूला से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर तुम्हें स्पीड और डिस्टेंस पता है तो तुम टाइम भी निकाल सकते हो, राइट? सो उस फॉर्मूला को यूज करके हमें ये दो चीजें मिल गई। अब तुम कंडीशन अप्लाई करो। व्हाट्स योर कंडीशन फ्रॉम द सेकंड कंडीशन? फ्रॉम द second condition, okay, second condition क्या है? It takes 5 hours to complete the journey, टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो बस में कितना समय लगा था? बस में x अपॉन 60 समय लगा था, प्लस एरोप्लेन में कितना समय लगा था? एरोप्लेन में y अपॉन 700 समय लगा था, sorry for that, let me write this clearly, y अपॉन 700 समय लगा था, और इन दोनों को मिला के 5 घंटे में पूरी जर्नी खत्म हो गई थी। सो दिस योर सेकंड इक्वेशन। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो पहले सिंप्लीफाई कर दो, राइट? सो क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 700 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, 60 y से मल्टीप्लाई होगा, ये लोग आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ओके? सो यहाँ पे 700x आ जाएगा प्लस 60y डिवाइडेड बाय 60 इंटू 700, 6 7 6 6 36, 6 7 42, सो 42, और फिर 3 जीरोस लगेंगे, बराबर? यहाँ का एक जीरो और यहाँ के 2 जीरोस, इज इक्वल टू 5। तब ये 42,000 वहां पे 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000, 5 2 10, तो एक जीरो आ गया, 5 4 20, और एक कैरी फॉरवर्ड होता 21, सो 21, एंड यहाँ पे 3 जीरोस थे, 1 2 3, सो ये कितना? 2,10,000 यहाँ पे आ गया। अगेन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय 10, राइट? यहाँ पे ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, सो आई डिवाइड थ्रू आउट बाय 10, divide throughout by 10, okay? So सबका एक एक जीरो गायब हो जाएगा। So let me write down the equation again, 700x plus 60y is equal to 210,000। सबको 10 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो 0 0 एक एक कट हो जाएगा हर इसमें। सो व्हाट विल आई गेट? यहाँ पे मुझे मिलेगा 70x, तो 70x यहाँ पे प्लस 6y इज इक्वल टू यहाँ पे 21, और कितने जीरो बच जाएंगे? 1 2 3, 3 जीरोस बच जाएंगे, तो 21,000 मिल जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है। 21 x प्लस 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। इन दोनों को अगेन यू हैव टू सॉल्व आइदर यूजिंग क्रेमर्स रूल, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई थिंक अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिस शुड बी वेरी इजी। You solve these two, will get x and y। तुम्हें क्या पूछा क्वेश्चन में? सिर्फ x का वैल्यू पूछा है। So final answer will be distance traveled by bus by विशाल will be x का जो कुछ भी आंसर आ जाएगा। तुम्हें y का बताने की जरूरत नहीं है फाइनल आंसर में। तो फाइनल आंसर में सिर्फ बस में ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया, सिर्फ उतना पूछा। तो सिर्फ x का आंसर वहां पे डाल दोगे तुम फाइनल आंसर में। सो फाइनल आंसर क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, विशाल ट्रैवल्ड dash kilometers by bus. This you will put in pencil box. ओके एंड यहाँ पे डैश है, वहां पे x का जो कुछ भी वैल्यू तुम फाइंड आउट करोगे किसी भी मेथड से वो वहां पे चला जाएगा। सो दैट्स योर 6th क्वेश्चन। इसमें क्या डिफिकल्ट था? इसमें जो कंडीशंस थे वो डायरेक्टली दे नहीं थे। ओके कंडीशंस को तुम्हें थोड़ा एनालाइज करना पड़ा। दैट वाज द ओनली चैलेंजिंग पार्ट। फर्स्ट कंडीशन फिर भी काफी इजी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या था? टोटल 1900 किलोमीटर है। टोटल 1900 किलोमीटर और अगर हमारा अजम्पशन है कि x किलोमीटर बस से ट्रैवल किया है एंड y किलोमीटर एरोप्लेन से ट्रैवल किया है, तो एक बस से जितना ट्रैवल किया और एरोप्लेन से जितना ट्रैवल किया दोनों को ऐड करके टोटल डिस्टेंस आना चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या था जर्नी का? 1900। तो फर्स्ट कंडीशन काफी सिंपल था। सेकेंड कंडीशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। सेकेंड कंडीशन क्या था कि पूरा जर्नी कंप्लीट होने में 5 घंटे लगे और तुम्हें एरोप्लेन में कितना टाइम लगा और बस में कितना टाइम लगा ये नहीं बताया। उनका टाइम बताने के बजाय उन्होंने स्पीड दे दिया। तो स्पीड को पहले टाइम में कन्वर्ट करना पड़ा हमें और फिर टाइम में कन्वर्ट करने के बाद हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवाए। कहाँ पे? यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवाए। तो हमें टाइम निकालना पड़ा। टाइम के लिए क्या करोगे? यू नो द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें से टाइम क्या आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड वहां पे चला जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस डाल दो, स्पीड डाल दो, डिस्टेंस डाल दो, स्पीड डाल दो, हो गया। तुम्हें टाइम मिल गया। टाइम मिल गया, दोनों को ऐड करके 5 आना चाहिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तुम्हें फाइनल सेकेंड इक्वेशन जो फाइनल फॉर्म में इजी फॉर्म में वो मिल जाएगा। ओके, यू जस्ट सॉल्व द 2 इक्वेशंस यूजिंग ऑल द मेथड्स दैट वी हैव लर्नड सो फार एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x का वैल्यू मिल गया, काफी है। इसको फाइनल आंसर में सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू आर डन विद योर सम। ओके, सो वी आर आल्सो डन विद 6th sum. Okay, so we are done with the chapter, we are done with the practice set. But before actually ending this, I want to discuss one more thing. Okay, so make sure you're copying this because I'm going to erase this now. Before ending this, okay, so in learning session number 3 or video number 3 of this chapter, I had asked you all a question in the video and I had requested you all to write the answers in the comment section of that video. Only 3 students were able to give the answer in the comment section. That was Azad, Shubham and Rasna. Thank you for replying, and I would encourage other students as well to comment in the comment section of the video whenever I ask you all any question in the video. Okay, so the question I had asked was regarding Cramer's rule. Video 3 or learning session number 3 was about Cramer's rule, right? So what is the formula for Cramer's rule? X is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d, right? That's the formula of Cramer's rule. And what is d? d कैसे find out करते हैं हम? d is equal to determinant of a1 a2 b1 b2। तो तुम इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? a1 मल्टीप्लाइड बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाय b1। इसका जो कुछ भी वैल्यू आ जाएगा वो तुम्हारा d हो जाएगा। सो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा था कि अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो क्या होने वाला है, फिर x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट वाज द क्वेश्चन एंड 3 people had answered in the chat box as in comment section, and that was that, right? I want to discuss that further before closing this chapter completely. So समझो dx का मुझे वैल्यू आ गया 3 और d का वैल्यू आया 0। तो सिमिलर यहाँ पे dy का वैल्यू 4 आ गया एंड d का वैल्यू 0 आ गया। So many of you all in the chat box have said कि x and y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। That is not true. See, अगर तुम्हें x is equal to 0 upon 4 आ गया, that is equal to 0. Even y के केस में अगर 0 upon 1200 आ गया,
दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में जब 0 होता है तुम्हारा आंसर 0 हो जाता है, बट डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तब आंसर 0 नहीं इन्फिनिटी हो जाता है। सो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने ये पढ़ा है, राइट? ट्रिग्नोमेट्री में भी जब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तब तुम्हारा आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। वाई? जैसे ही तुम्हारा डिनोमिनेटर छोटा होते जाएगा वैसे ही तुम्हारा नंबर बड़ा होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/100, 1/100 ये क्या है? 1/100 इज 0.01। 1/10 ये क्या है? 0.1। तो नंबर थोड़ा बड़ा हो गया। 1/1 ये हो गया 1, और बड़ा हो गया नंबर 1/0.1, 1/0.1 10 हो जाएगा। सिमिलरली 1/0.01 ये क्या हो जाएगा? 100। तो तुम क्या देख रहे हो? जैसे तुम्हारा डिनोमिनेटर 100 से 10 हो रहा है, 10 से 1 हो रहा है, 1 से 0.1, 0.1 से 0.001, अगर मैं कर दूं 1 डिवाइड बाई 0.001 तो हो जाएगा 1000। सो एज यू सी, एज आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर जितना छोटा कर रहा हूं मैं, वो नंबर बड़ा होते जा रहा है। तो अगर समझो एकदम 0 ही कर दिया मैंने डिनोमिनेटर तो नंबर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और उस बहुत बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो तुम्हें आंसर नहीं मिलने वाला है। ओके, इफ यू से आंसर इज 0, इसका मतलब तुम्हें आंसर मिल गया कि x इज इक्वल टू 0, बट दैट्स नॉट द केस। तुम्हें आंसर मिलेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी नंबर नहीं होता, राइट? एक बस सिंबल होता है बहुत बड़े क्वांटिटी के लिए। सो यू वोंट गेट द आंसर, दैट वाज द करेक्ट आंसर। सो if d becomes 0, then your denominator will become 0. If your denominator becomes 0, your x and y will go towards infinity, and hence you will not be able to find the answer. Okay, so that was the correct option. Thank you for the people who actually honestly and genuinely tried to give the answer in the chat box. I really value that, and I would encourage others to respond as well. आज भी मैं एक question पूछने वाला हूँ, okay, and I would love to hear your thoughts about it. I'm going to pose a question. So in learning session number 2, we learned graphical method, right? Graphical method में क्या करते हैं हम लोग? दोनों equations का line draw कर देते हैं। First we draw the axis. Let me use my scale. We draw the axis. ये हो गया y axis. ये हो गया x axis। और ये axis draw करने के बाद हम लोग जो कोई भी दो इक्वेशंस दिए होते हैं उनको प्लॉट कर देते हैं। सो व्हाट इफ those two equations are this way? yes, अगर ये दो इक्वेशन जो प्लॉट करने के बाद ऐसे मिल गए तो इसका आंसर क्या होगा? x और y का वैल्यू क्या मिलेगा? x और y का वैल्यू कब मिलता है हमें? जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, हेंस वी गेट द सॉल्यूशन। बट अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा? That's the question I'm asking, and I would love to know what's your answer. What answer do you think will be to this question? कि अगर ऐसा ग्राफ आ गया ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते समय दोनों लाइंस पैरेलल आ गए तो x और y का वैल्यू क्या होगा? Please put your answers in the comment section. Okay, that is it for this learning session. That is it for this chapter. I hope you understood. I hope you understood very well कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट वी हैड सीन इन द फर्स्ट लर्निंग सेशन, राइट? कि अगर तुम्हें कंपनी का प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है, मैक्सिमम करना है, तो तुम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट? दैट वी हैड सीन in that learning session we had seen the purpose of this chapter. Then we'll solve different ways of solving linear equations simultaneously, and finally in the last two learning sessions we have learned how to solve word problems based on linear equation in two variables. I hope you understood everything. I hope you are able to solve any given simultaneous equations in two variables using any of these methods given, and I hope you are also able to solve word problems. So just check whether you have achieved today's learning objective or not. Will you be able to solve word problems based on linear equation in two variables? If yes, you have achieved your learning objective. If not, you need to practice more, or maybe watch the video again. Something you'll have to do. You have to decide what you can do about it. Okay, so that is it, and we'll see each other in the next chapter. Till then, bye and peace.